दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने आपको बहुत सारे लेसन्स के वन शॉट वीडियो दे दिया। वन शॉट मतलब बहुत शॉर्ट में कि दोस्तों जितना अगर आपने कर लिया ना तो 40 आउट ऑफ 40 आपको इजीली आएगा। अगर आप नहीं देख रहे हो बाद में बहुत पछतावा होगा। और दोस्तों अब नेक्स्ट हम लेसन लेकर आए एनवायरमेंट मैनेजमेंट। एनवायरमेंट नाम सुनने से ऐसा लगता होगा कि सर ये लेसन तो मैं आराम से कर लूंगा, ये तो करने की जरूरत नहीं है, तेरे भाई को इसका तो कोई जरूरत नहीं है। पर भाई को ये मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको पॉइंट टू पॉइंट उससे रिलेटेड ही पॉइंट लिखना है। आप ज्यादा से ज्यादा कितना पॉइंट अपने मन से लिख सकते हो, और अपने मन से लिखे हुए पॉइंट अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो मार्क्स मिलेगा, अगर आउट ऑफ टॉपिक है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहां पे मैं इस लेसन में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बता दूंगा जो आप हर एक टॉपिक में लिख सकते हो। तो प्लीज आप अच्छे से ध्यान से आपको करना है। सबसे पहला जो टर्म है वो है इकोसिस्टम, आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में अगर कहीं पे भी आया व्हाट इज इकोसिस्टम तो वर्ड टू वर्ड यही आंसर चाहिए। तो आप बस इसके लिए एक वर्ड याद रखो, इंट्रैक्शन ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट विथ बायोटिक कंपोनेंट। अब अबायोटिक और बायोटिक में क्या मतलब होता है, जैसे कि मैं हूं, मैं बायोटिक हूं, अगर मेरे सामने वाटर है वो क्या है, अबायोटिक है। अगर भाई मैं पानी पीऊंगा तो ही मैं जिंदा रहूंगा, मतलब हम दोनों का क्या इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट विथ बायोटिक। तो जो इंट्रैक्शन होता है अबायोटिक और बायोटिक का, इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे ही हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। तो इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर इन द एनवायरमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसे भी आपको अच्छे से समझ लेना है। तो अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पे इन्होंने ये जो लिया है, समझो मैं इसे समझ के चल रहा हूं कि ये पैडी फील्ड है। अब ये पैडी फील्ड है, इसके अंदर मतलब इसके अंदर जो भी ग्रो हो रहा है, जो भी चीजें खाने पीने की है, उसके ऊपर कौन डिपेंड है, ग्रास ऊपर। अब ग्रास ऊपर को खाने के लिए भाई कौन आ रहा है, फ्रॉग आ रहा है। अब फ्रॉग को खाने के लिए यहाँ पे कौन आ रहा है भाई, स्नेक आ रहा है। स्नेक का बॉस भी यहाँ पे बैठा है, ईगल। तो ये एक तरह से बोला जाए तो ये क्या है, फूड चेन है। बट अगर दोस्तों कहीं गलती से अगर मैंने समझो स्नेक का यहाँ पे क्या किया, बीच में से स्नेक को गायब कर दिया, या अगर समझो स्नेक का नंबर यहाँ पे, स्नेक अगर गायब हो जाएगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, स्नेक गायब हो जाएगा तो यहाँ पे किसी एक स्पीसीज का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। किसका पॉपुलेशन बढ़ सकता है, अगर स्नेक यहाँ पे गायब हुआ तो स्नेक किसको खा रहा था, फ्रॉग को, तो फ्रॉग का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एक दूसरे जो ये जो हमारे ईगल हैं भाई साहब को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो इनको भी प्रॉब्लम होगा और इनका नंबर बढ़ जाएगा, तो ये भी दिक्कत है, बैलेंस वाली चीजें फिर मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से अगर कोई डायग्राम आया वो पूछ सकते हैं कि अगर समझो जैसे कि फ्रॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में पूछा गया, मतलब बुक के बीच में, तो ऐसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर देने आना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद ये टेबल है। टेबल में फटाफट आपको बता देना चाहता हूँ, ये टेबल आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ फिजिकल फैक्टर है, यहाँ पे क्या आएगा, केमिकल फैक्टर। यहाँ पे आपने फिजिकल फैक्टर में सब कुछ लिखा है, यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट एंड मिनरल लिखना है केमिकल फैक्टर्स में। देखो ये इनऑर्गेनिक है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्गेनिक आएगा। यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक है, देखो ये अबायोटिक है, ये क्या आएगा, बायोटिक आएगा। ये ऑटोट्रॉपिक है, यहाँ पे क्या आएगा, हेट्रोट्रॉपिक आएगा। देन इसके बाद प्रोड्यूसर में क्या आएगा, प्लांट आएगा। देन इसके बाद एनिमल्स है, एक्चुअली एनिमल्स यहाँ पे आप देख लो, कंज्यूमर लिखा तो यहाँ पे कंज्यूमर लिख दो, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। और डिकम्पोजर में आप फंगाई लिख सकते हो, बैक्टीरिया लिख सकते हो, जो लिखना है वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इस एक टेबल को भी अच्छे से कर लेना है। मैं बार बार बोलता हूं टेबल डायग्राम करना बहुत जरूरी है, और साइंस 2 में भाई आएगा ही टेबल और डायग्राम। जितने दिए हैं सब अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन है एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट का कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है, पहला उसका डेफिनेशन लिख दो। चाहे एनवायरमेंट कंजर्वेशन आया, एनवायरमेंट कंजर्वेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कुछ भी आया तो आप पहला ये लिख दो। अब कितना इजी डेफिनेशन है दोस्तों, फिजिकल जैसे एयर वाटर ये सब, केमिकल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वेज। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर किसको अफेक्ट कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एंड इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एनवायरमेंट बोलते हैं। तो ये याद कर लेना, एनवायरमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, पहला है नेचुरल इन्वायरमेंट एंड सेकंड है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। टाइप्स भी आपको याद होना चाहिए, जो चीजें जरूरी उतना ही। एक इकोलॉजी का डेफिनेशन है, एक बार एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में आ गया था, तो बस करना कुछ नहीं है, बस आगे एक वर्ड लगा देना है, द स्टडी ऑफ, एंड देखो यहाँ पे लिखा है द साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। देखो बायोटिक एंड अबायोटिक का इंटरेक्शन वो वर्ड सेम है, बस आगे स्टडी लगा लेना, द साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप एक एग्जांपल, हाँ ये आपको याद कर लेना, ये आपको हो सकता है कि वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म में आ जाए या गिव रीजन में आ जाए, कि हमें एनवायरमेंट को
कंजर्व करना, और ये सब क्वेश्चन बहुत बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि अगर आप ग्रीन एनर्जी में जाओगे तो ग्रीन एनर्जी क्या होता है, ग्रीन एनर्जी को कंजर्व कर मतलब ग्रीन व्हाट इज ग्रीन एनर्जी, ये क्वेश्चन आ सकता है। बाद में उसमें हाइड्रो वाला क्वेश्चन आ सकता है, सोलार वाला क्वेश्चन आ सकता है जो रियल लाइफ में चल रहा है। तो वैसे ये वाला भी बहुत जरूरी है, वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमें इन्वायरमेंट को फ्यूचर जनरेशन के लिए क्यों कंजर्व करना चाहिए। सबसे पहला लाइन मैंने एक ही वर्ड लिखा है, एग्जिस्टेंस के ऊपर लिख दो। अगर एनवायरमेंट नहीं रहेगा, अगर नेचर नहीं रहेगा, तो भाई हम भी नहीं रहेंगे। तो पहला लाइन वही लिखा कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। एक पॉइंट तो मैंने आपको इस वर्ड से याद कराया। दूसरा, लिस्ट, ये जो चीजें मिली है ये कोई हमारे एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो हमें मिली है दोस्तों, ये लीज पे मिली है। बस हमें इसे क्या करना है, संभालना है। और हमें क्या करना है, जैसे हमारे हमारे जो पहले के लोग थे, हमें हमें अच्छे से सब चीजों को प्रोवाइड किया, वैसे हमें भी अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए चीजों को अच्छे से क्या करना है, प्रोवाइड करना है। इसलिए एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है। देन दोस्तों इसके बाद यहां पे एनवायरमेंट पॉल्यूशन का वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन बुक वाला याद कर लो। अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग। देखो, अननेसेसरी चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट ड्यू टू नेचुरल इवेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज। बस यही दिमाग में, अननेसेसरी चेंज इन द सराउंडिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ऐसा भी डायरेक्ट लिख दोगे, इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, फैक्टर अफेक्टिंग द एनवायरमेंट। देयर आर टू फैक्टर, नेचुरल फैक्टर एंड मैनमेड फैक्टर। नेचुरल फैक्टर में आप कौन कौन सा ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अर्थक्वेक लिखा है, फ्लड लिखा है, साइक्लोन लिखा है, स्टॉर्म लिखा है। ऐसे आप वॉल्केनो लिख सकते हो, वॉल्केनिक इरप्शन लिख सकते हो। देन मैनमेड में जो हम है, जैसे यहाँ पे अगर आप पीई मतलब क्या आएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बाद में यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आप लिख सकते हो, माइनिंग लिख सकते हो, डिफॉरेस्टेशन लिख सकते हो। ये सब वर्ड टू वर्ड याद रखोगे तो अच्छा है। ये चीज मैंने आपको दिया क्योंकि ये आपने बहुत बार प्रोजेक्ट बनाया होगा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एक बार देख लेना। देखो, ये इसके ऊपर भी बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, अगर आपने फॉलो किया ना, तो इस लेसन में, और इस लेसन का वेटेज बोर्ड एग्जाम 2-3 बार से बहुत ज्यादा रख रहा है, तो इसलिए इसे अच्छे से करके जाना है और वर्ड टू वर्ड करके जाना है। सबसे पहले रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन दो तरह से होगा। एक होगा नेचुरल रेडिएशन होगा, और एक दूसरा क्या होता है दोस्तों, एक होगा आर्टिफिशियल रेडिएशन। नेचुरल में कौन सा है, यूवी है, और यहाँ पे आईआर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यूवी मतलब पता है ना, अल्ट्रावायलेट रे। देन इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे आर्टिफिशियल में, तो एक एक्सरे है, जैसे अगर कुछ रहेगा, हमें कुछ पता करना है तो हम एक्सरे ही कराते हैं। और दूसरा है दोस्तों एटॉमिक एनर्जी से, एटॉमिक एनर्जी प्लांट से जो रेडिएशन रिलीज होता है वो है। तो इस तरह से दो चीजें बस आपको ये नॉलेज के पॉइंट से याद होना चाहिए। आपको तीन जो मिसहैप्स है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे तीन जो बड़े इंसिडेंट हुए हैं, जो जहां पे रेडिएशन रिलीज हो गया था और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, जो हमारे बुक में, बस वही एग्जांपल्स याद करना है। पहला आपको याद रखना है चेर्नोबिल, दूसरा आपको याद करना है विंडस्केल, और तीसरा याद करना है 3 माइल्स आइलैंड। ये तीन एग्जांपल्स याद होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा, यहां पे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा कि सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, राइट डाउन एनी 4 इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। बोर्ड एग्जाम ने ऐसा पूछा, तो पहला आप कैंसर से रिलेटेड पॉइंट लिख सकते हो, दूसरा दोस्तों आप लिख सकते हो टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तीसरा आप जेनेटिक चेंज लिख सकते हो। आपने सुना होगा कि बहुत सारी जगह पे जब रेडिएशन रिलीज हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आता है उसका हो सकता है कि बहुत सारे उसके बॉडी में चेंजेस रहते हैं, हो सकता है उसका नाक यहाँ से टेढ़ा हो, ऐसा हो, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। देन इसके बाद विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड, विजन के ऊपर भी असर पड़ता है। तो ये 4 पॉइंट अगर आप याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे आते हैं, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, वर्ड टू वर्ड इसके पॉइंट्स याद कर लो। अगर वर्ड टू वर्ड लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी आ गया कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो आप ये पॉइंट, सबसे एक इजी पॉइंट है इस लेसन के लिए, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। पहला पॉइंट तो ये लिख देना है, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। एंड देन सेकंड पॉइंट लिखना है, टू प्रिवेंट द एनवायरमेंटल डैमेज। एंड तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूशन। एंड चौथा लिख सकते हो दोस्तों, प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ, यहाँ पे एनआर का मतलब कोई मुझे बता देगा, नेचुरल रिसोर्स। ऐसे आप 3-4 पॉइंट याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। देन आगे आओ, देखो आपको बस क्या करना है, ये एक्ट के ईयर्स याद कर लो। ये सबसे, अगर ये नहीं याद हो रहा है ये वाला तो याद कर लो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब था, 1986। देन इसके बाद ये इनके जादव मोलाई पाएंग के ऊपर पिछली बार मैंने बोला था और इसके ऊपर क्वेश्चन आया था इनकी स्टोरी के बारे में। तो बहुत अच्छा है कि सबसे, देखो मैंने यहाँ कीवर्ड लिख दिया कि इन्होंने एक पूरा का पूरा बैरन लैंड था उसे उन्होंने फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया। देन यहाँ पे ये आसाम से बिलोंग करते थे। बाद में यहाँ पे SFD मतलब क्या होगा, इन्होंने एक इंसिडेंट है इसके अंदर, ये आपको जिक्र करना चाहिए कि 1979 में
एस मतलब सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट लाया जिसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि हम 200 हेक्टर्स में क्या करेंगे, हम फॉरेस्ट तैयार करेंगे। और इस प्रोजेक्ट के ये पार्ट थे हमारे जाधव मोलाई पायंग, ये इस प्रोजेक्ट के पार्ट थे और इन्होंने उस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट किया। जो लोग इनके साथ थे वो तो अपना कंप्लीट करके चले गए, पर ये रुके नहीं और ये लगातार उसके आगे भी काम करते रहे और फाइनली इन्होंने इन्होंने दोस्तों 1360 एकर्स का पूरा एक फॉरेस्ट तैयार कर दिया। और यहाँ पे इन्होंने इनके बारे में ये देखो, जोहरत डिस्ट्रिक्ट आसाम का लिखा भी गया। बाद में इन्हें अवार्ड भी दिया गया, पद्मश्री अवार्ड से इन्हें नवाजा गया, ये आप लिख सकते हो। और लास्ट वाला लाइन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिखा है कि ये देखो लास्ट वाला, मेनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट बट सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइन, अगर उसके दिल में है तो सिंगल पर्सन, इनका एग्जांपल हम ले सकते हैं, वो पूरा का पूरा उन्होंने एक फॉरेस्ट ही तैयार कर दिया। तो ऐसे आप अपने ओन वर्ड्स में पॉइंट वाइज इनके स्टोरीज को आप मेंशन कर सकते हो। देन इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बायोडाइवर्सिटी में एक ही वर्ड याद रखो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज। अगर आप देखोगे बायोडाइवर्सिटी मतलब आप देखोगे बहुत सारे प्लांट दिखाई देते हैं, बहुत सारे रंग रूप के प्लांट दिखाई देते हैं, एनिमल्स दिखाई देते हैं, यही बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी में बस एक वर्ड याद रखना, रिचनेस, रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे मैंने पहला वर्ड आपको याद करा दिया, रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बस बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द नेचर, बस। Then what are the different types of biodiversity? There are three types of biodiversity. First one is genetic, the second one is species, third one is ecosystem. जेनेटिक मतलब क्या होगा? अभी जैसे मैं हूं, अगर समझो कोई और है, दूसरे कंट्री का इंसान है, फॉर एग्जांपल अगर समझो कोई अफ्रीका का है, तो मेरे और हम दोनों सेम स्पीसीज है, मैं भी वही हूं, वो भी वही है, पर सेम स्पीसीज में भी जेनेटिक चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखाई दे रहा है, वो अलग दिख रहा है, मैं अलग दिख रहा हूं। तो ये है, तो बस आपको बस याद रखना है, ये वाला बस एक लाइन लिख दोगे आपका काम हो जाएगा, बस यही एक लाइन लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। देखो लिखा है डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। एग्जांपल ह्यूमन वाला इन्होंने दिया है, तो आप भी ह्यूमन वाला ही एग्जांपल दे दो। देन इसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी, आज अगर आप देखोगे बहुत अलग अलग टाइप्स के स्पीसीज दिखाई देते हैं। अगर आप देखोगे कॉकरोच दिखता है, आप देखोगे तो अलग सा आपको, अगर आप देखोगे तो ह्यूमन दिख रहा है, ये अलग है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे ये सब तो एनिमल्स में ही आ गए, अगर समझो आप प्लांट ले लो तो ऐसे बहुत सारी चीजें अलग अलग दिखाई देती है। तो दूसरा आप लिखोगे इनन्यूमरेबल स्पीसीज आर, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर इन द नेचर, बस दिस इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। एंड इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम है। फॉर एग्जांपल आप डेजर्ट पे चले जाओ, वहां पे अलग तरह के प्लांट होते हैं। आप अगर समझो कि अगर आप डेजर्ट जो है, डेजर्ट से आप पोलर रीजन पे चले जाओ, आप अगर समझो माउंटेनस रीजन पे चले जाओ, वहां पे जो प्लांट होंगे वो अलग होंगे। स्नोई रीजन पे चले जाओ, तो देयर आर सो मेनी इकोसिस्टम। आप चाहिए तो लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो बस यही यही बस आपको लिखना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, सेक्रेड ग्रुप। यहाँ पे मैंने जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आपका काम हो जाएगा। सेक्रेड ग्रुप मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट, एक ऐसा जंगल जिसे हम क्या करते हैं पता है, ऐसे फॉरेस्ट को हम कंजर्व करते हैं। द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड, द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड, इसे ही हम क्या बोलेंगे, सेक्रेड। सेक्रेड मतलब क्या होता है, पवित्र। तो हम क्या करेंगे, उसको गॉड का नाम दे देंगे। और अपने देश में कैसा है दोस्तों कि अगर किसी भी चीज को अगर गॉड का नाम दिया गया है तो उसे हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और वहां पे पूरी तरह से हम उसे सेफ्टी देने की कोशिश करते हैं। एंड देन इसे सेफ्टी देने का काम कौन करता है दोस्तों, सोसाइटी। नॉट, इसे संभालने का काम करता है सोसाइटी, नॉट गवर्नमेंट। एंड दोस्तों यहाँ पे इसे गॉड का नाम दिया है, तो इसलिए इसे स्पेशल प्रोटेक्शन है। और मोर देन 13,000 सेक्रेड ग्रुप इंडिया में रिपोर्टेड है, मोर देन 13,000 मतलब 13,000 से भी ज्यादा। देन इसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें हाउ बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व, हमें कैसे कंजर्व करना चाहिए। तो रेयर स्पीसीज वाला एक, प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज लिख दो। नेशनल पार्क हमें बनाना चाहिए, कंजर्विंग द ऑल प्लांट एंड एनिमल एंड ऑब्जर्विंग द रूट। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखो ये यहाँ पे देखो मैंने तो लिख दिया है, ये वाला आप सेव एनर्जी लिख सकते हो, ये क्या आएगा, सेव फ्यूल लिख सकते हो, यहाँ पे सेव वाटर लिख सकते हो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगता होगा छोटी छोटी चीजें। देखो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आप इससे याद कर लो, सी पाप। अब सी से यहाँ पे कंजर्वेशन है, दूसरा क्या है, कंट्रोल है। बाद में पी वाले तीनों पी याद रखो, प्रोडक्शन है। देन यहाँ पे आपको अवेयरनेस है, यहाँ प्रिवेंशन एंड प्रिजर्वेशन है। सब में एक एक पॉइंट बस पढ़ लेना। देन इसके बाद अगर आप आगे आते हो तो ये आपको पता होना चाहिए, मानस नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे, आसाम में। वहां पे जो थ्रेटन स्पीसीज कौन से, टाइगर एंड राइनो।
सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे दोस्तों, वेस्ट बंगाल में है, और टाइगर से रिलेटेड रिजर्व किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। और 34 हॉटस्पॉट जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, आपको याद होना चाहिए। देन ये देखो यहाँ पे ये है, ये थ्रेटन स्पीसीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एग्जाम्पल के ऊपर आपको मैच द कॉलम आ सकता है। तो देखो ये एग्जाम्पल, तो थर्ड वाला एग्जाम्पल तो आपको टाइगर एंड लायन याद हो गया, ये वाला भी एग्जाम्पल आपको याद हो गया सेक्रू का। और बाद में ये दो एग्जाम्पल में यहाँ पे तो मैं रिलेशनशिप मैनेजर से ये एग्जाम्पल याद करा दिया, रेड पांडा और मक्स डियर, तो बचा एक ही, तो ये आप याद कर लेना। अब देखो एंडेंजर स्पीसीज मतलब ये स्पीसीज कैसे हो गए, डिक्लाइन हो गए, और अगर हम कंजर्वेटिव मेजर्स नहीं लेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। रेयर जो ऑलरेडी पहले से ही कम है, कहीं कहीं पे पाए जा रहे हैं, तो उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। और ये वाला जो स्पीसीज है दोस्तों, ये वाला स्पीसीज बहुत कम है, पर अगर हमने इसे नहीं संभाला तो ये भी कैसे चले जाएंगे, एंडेंजर में चले जाएंगे। और लास्ट वाला तो इनका हमें प्रॉपर नंबर ही नहीं पता है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ चीजें हैं, आपको ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या नोटेशन है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और इस तरह से मैंने आपका, हाँ, दो चीजें मैंने आपके लिए रखा है, एक चिपको मूवमेंट ऑफ बिश्नोई, इसमें एक लेडी है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, और दूसरा आपको मैंने यहाँ पे कुछ बायोलॉजिक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के नाम बोले हैं, आप एटलीस्ट 2-3 नाम आपको पता होना चाहिए। दो चीजें आपके ऊपर है। और यहाँ पे वीडियो को मैं रोकता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।